प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हमारे देश की आरक्षण नीति हमेशा से ही सवालों में घिरी रही है। आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पर काफी बहस हो चुकी है। जहां एक और इसका पुरजोर विरोध किया गया है, वहीं इसके लिए हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। वहीं राजनीतिक दल इस आरक्षण की आग में घी डालने का काम करते आए हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हरियाणा में, जहां जाट समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आज प्राइम डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जाटों की ये मांग कितनी जायज है। हरियाणा के जाट सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके चलते उन्होंने रेल ट्रैफिक को रोक रखा है, लेकिन उनकी ये मांग कितनी जायज है? आरक्षण का खेल बदस्तूर जारी है। हरियाणा के जाटों ने रेल मार्ग बंद कर रखे हैं, ट्रेनों की आवाजाही भी बंद है। जाट मांग रहे हैं कि उन्हें ओबीसी कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन क्या उन्हें वाकई आरक्षण की जरूरत है? हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि वर्ण प्रथा के चलते अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सदियों से पिछड़े थे, इसीलिए उनको समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए कोटा सिस्टम की शुरुआत की गई। लेकिन वक्त के साथ दूसरी जातियों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी। 70 के दशक में मंडल आयोग ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति का जायजा लिया और कोटे को 22% से बढ़ाकर 49.5% कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह अमल में लाए। वीपी सिंह के इस कदम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, जिसमें ज्यादातर ऊंची जाति के लोग शामिल थे। तब से आज तक आरक्षण का विरोध होता आया है, लेकिन आरक्षण की हिमायत करने वाले कहते हैं कि इसकी आज भी जरूरत है, क्योंकि स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। वहीं कुछ का मानना ये है कि आरक्षण का पैमाना आर्थिक होना चाहिए। बहरहाल, जब आरक्षण की मांग समाज के सभी वर्गों से आने लगे तो जवाबों के मुकाबले सवाल ज्यादा उठते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन लाल आर्या, जो वंचित वर्ग संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के विधायक रह चुके हैं, और डॉक्टर मंजीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। वहीं हमारे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं हवा सिंह सांगवान, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और निर्मला दहिया, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति की महिला इकाई की स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आप सबका डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले हिसार चलते हैं, जहां पे आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदर्शन उनका चल रहा है। मिस्टर सांगवान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सत श्री अकाल संतोष साहब, बोलो। आपकी कई दिनों से जो आपका संघर्ष चल रहा है वहां पे हिसार में, तो आपकी क्या मुख्य डिमांड्स, मांगे क्या हैं? भारत के जाटों को, चाहे वो किसी धर्म या पंथ का मानता हो, इस देश में कहीं भी रहता हो, उसको पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग जिस प्रकार आहिर, गुज्जर, सैनी, कंबोज आदि जो किसान जातियां हैं, जिनको 13 अगस्त 1990 को आरक्षण दिया गया या पिछड़ी जाति मान लिया गया, लेकिन जाटों को छोड़ दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, जाटों ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हम जो है आंदोलन कर रहे हैं। सांगवान जी, जैसे राजस्थान में जो गुज्जर्स डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक सेपरेट कोटा होना चाहिए, लेकिन आपकी डिमांड ये है कि जो ओबीसीज की जो लिस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें जाट्स जो है वो शामिल होने चाहिए, यही आपकी डिमांड है? जो गुज्जर जो डिमांड करते हैं भाई, वो हमारे भाई बार बार अपनी मांग को बदली करते हैं। पहले उन्होंने बोला जनजाति के लिए, फिर बोले अलग से 5% दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 50 से ऊपर हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, जो 27% ओबीसी का कोटा है उसमें 5 मांग ली। तो उनकी डिमांड जरा ऊपर नीचे होती रहती है। हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है, संविधान के मुताबिक है, और पूरे भारत के जाटों को, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो और वो किसी पंथ को मानता हो, इस देश में कहीं भी रहता हो, समान रूप से आरक्षण दिया जाए, और ये संविधान की दोनों जो कंडीशन है उनका पूरा करता है। भैया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जो आपका जो प्रदर्शन था वो खत्म हो गया था, अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि ये प्रदर्शन आपको दोबारा से शुरू करना पड़ा? नहीं, हमारा प्रदर्शन तो मैडम कभी खत्म हुआ ही नहीं। ये जब से हमने संघर्ष 3-4 साल से हमारा जो जारी है, लगातार जारी है, और हम संघर्ष में हैं। आप 6 दिन से दोबारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? हाँ, धरना प्रदर्शन हमारा ये 6 तारीख से चल रहा है,
हमारी मांग पूरी करने के लिए। नहीं, हमारा मतलब ये था मिस दहिया कि आपने पहले जो संघर्ष यहाँ पे या आपने प्रदर्शन शुरू किया था वो फिर आप घर चले गए थे, बंद हो गया था जो प्रदर्शन था, अब दोबारा क्यों शुरू किया आपने? नहीं, जो सरकार के साथ हमारी जो 13 सितंबर को जो हमारी आरक्षण की जो संघर्ष यहाँ पे चला था मैहर में, उस दौरान हमारी जो वार्ता हुई थी उस पर सरकार कायम नहीं उतरी, तो हमने फिर ये दोबारा इसको जारी कर दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम आरक्षण दे रहे तुम्हारे को। दहिया जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका जो डिमांड्स का मेमोरेंडम है उसको सेंटर में जो सरकार है उनको फॉरवर्ड कर दिया है, जो कि इस पे डिसीजन लेगी, तो क्या आपको इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए? तो हम कितना इंतजार करें, हम तो इस संघर्ष पर उतरे हैं, आखिरी संघर्ष है हमारा, हम तो इसको आरक्षण लेने के लिए जो बलिदान ले रखे हो इसीलिए रखे, मैं बार बार मतलब हम सरकार से मांगते रहे, हमारी ऊपर कोई गौर नहीं हुई अब तक। सांगवान जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, ये जो आप वहां पे एजिटेशन कर रहे हैं इससे लोगों को काफी असुविधा हुई है, यातायात के जो साधन है वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप जो भी एजिटेशन का जो तरीका है वो और होना चाहिए था, ऐसे ट्रेनों को नहीं रोकना चाहिए था? हमने जगह जगह प्रदर्शन किए शांतिपूर्वक, उसके बाद भी हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारे अधिकार के बारे में भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कभी ढंग से सुना नहीं, इसलिए इन सरकारों ने जाट कौम को रेलवे ट्रैक पर आने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए हम जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर टिके हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार करने से कुछ आम लोगों को असुविधा होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये सारी जिम्मेवारी, सारा कसूर, सारा दोष भारत सरकार और हरियाणा सरकार का है। पर सांगवान जी, इससे तो नुकसान देश का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, जाटों का, दूसरों का भी नुकसान है, लोगों को तंगी हो रही है, असुविधा हो रही है। आज तक 13 अगस्त 1990 को लागू किया पिछड़ा आयोग वाला ये जो मंडल कमीशन, 20 साल में जाट कौम को कितना नुकसान हो चुका है आज तक किसी ने हिसाब लगाया, किसी सरकार ने हिसाब लगाया? और कोई भी सरकार हमें बता दे कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार नहीं है और क्यों नहीं है, हम उसी दिन आंदोलन बंद कर लेंगे। तो आपका मुताबिक अब ये एजिटेशन चलती रहेगी जब तक आपकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती? हाँ संधू साहब, बिल्कुल चलती रहेगी और हम पक्के इरादे से लगे हुए हैं, इसमें पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर आर्या, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं जी कि जैसे इन्होंने अभी ये कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए तो हम बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं कि एक श्वेत पत्र जारी हो हरियाणा में और ये पता लगे कि किस कौम को कितनी नौकरियां मिली हैं, ताकि स्पष्ट सामने आ जाए गिनती के आधार पे। अब हरियाणा में 19% जाट हैं और नौकरियों का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 80% नौकरियां इन्होंने ले रखी हैं। आज भी हरियाणा में 21 जिले हैं, उनमें से अधिकांश जिलों में डीसी, एसपी या तो दोनों ही जाट हैं या उसमें से एक जाट अवश्य है पूरे हरियाणा में। पर आर्य साहब, वो तो ऐसे है ना, जैसे आईएएस और आईपीएस सर्विसेज हैं, वो तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर उसमें जाट ज्यादा आ गए एक स्टेट में जी, तो वो तो मेरिट पे आए होंगे ना जी, तो उसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इसके अलावा ये कहना चाहता हूं कि जो जाट हैं हरियाणा में, जो सर्विसेज हैं, हरियाणा जो सरकार है इसमें, जैसे अभी पुलिस की भर्ती हुई, आज हरियाणा में 26 डीएसपी मधुबन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, 26 में से 20 जाट हैं जो हरियाणा सरकार ने भर्ती की। और ये जो आंदोलन है, मैं पक्का इसको आश्वस्त हूं, मेरे पास प्रमाण है कि ये जो आंदोलन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलवा रहे हैं। उनकी इच्छा ही है कि मैं ओम प्रकाश चौटाला से छीन के जाटों का नेतृत्व, ये जाटों के नेतृत्व की लड़ाई है। और जितने भी अभी बूढ़े बुजुर्ग आदमी रेलवे ट्रैक पे पड़े थे या महिलाएं इसमें आगे आई हैं, इसमें सिर्फ वो लोग आगे आ रहे हैं जो नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने तो ये कहा है कि ये आईएनएलडी जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो एजिटेशन करवा रही है। नहीं है, दोनों मिले हुए, ये जो फ्रेंडली मैच हो रहा है आईएनएलडी का कांग्रेस का, ये फ्रेंडली मैच है हुड्डा का चौटाला का, ये दोनों का आपस में मिली भगत है। क्यों? जब चौटाला ताकत में आता है वो सारे जाटों को पर देता है, जब हुड्डा ताकत में है सारे एचपीएससी से जितनी लिस्टें निकली वो सारी जाट लगे हुए हैं। हरिजनों वाली जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी वो भी जाटों को दी गई है। ये रिकॉर्ड के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर बात मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में जाटों को समस्त नौकरियों में से 80% आज की तारीख में नौकरियां मिली हैं। और जब से पहले अपने चौटाला जी शासन में थे, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे जो भी नौकरियां थी, आज पुलिस के अंदर तो 90% है।
आज हरियाणा में कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें 90% पुलिस वाले जाट नहीं है। प्रोफेसर मंजीत सिंह, जाट्स को माना जाता है कि वो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है राजस्थान में और पंजाब में और हरियाणा में पर्टिकुलरली। मेरे ख्याल ज्यादा चीफ मिनिस्टर अभी तक जो आए हैं वो शायद जाट ही थे। तो आपको लगता है कि अगर हरियाणा में ऐसी डिमांड उठी है तो बाकी स्टेट्स में भी ऐसी डिमांड उठ सकती है? उठ तो सकती है, लेकिन सबसे पहले बड़ी हैरानी की बात यह है देखने की कि आरक्षण किसके विरुद्ध चाहते हैं। क्योंकि आरक्षण जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया है उन लोगों के लिए है जिनको अछूत मानते थे, जो हिंदू सिस्टम का, वर्ना सिस्टम का पार्ट नहीं थे, स्लेव जैसी लाइफ थी, स्लेव की तरह रह रहे थे। तो इसलिए जिनको अनटचेबिलिटी के विक्टिम थे, जिनकी सामाजिक तौर पर पछड़ापन था, सभ्याचार के तौर पर पछड़ापन था, एजुकेशन में पछड़ापन था, जमीन उनके पास है नहीं, इसलिए वो बिल्कुल ही वंचित सेक्शन थे। क्योंकि वो ओपन कंपटीशन में नहीं आ सकते थे, इसीलिए सरकार ने कहा कि ये कंपटीशन में तो आ ही नहीं सकते, इनको थोड़ा सा सहारा दिया जाए। लेकिन आज मंजीत, जाट से क्यों डिमांड उठ रही है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये डिमांड इनकी बनती ही नहीं है। ये बेसिक जो रिजर्वेशन है उसकी स्पिरिट के ही अगेंस्ट है। अब सारी जमीन तो जाटों के पास है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में भी है, पाकिस्तान पंजाब में भी है और यहां भी है। उनका धर्म कोई भी हो, वो भले किसी भी धर्म में, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, सब हैं, लेकिन वो कोई वांछित नहीं है। ऐसा है कि सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी में भी लोग आ रहे हैं वो भी अपने आप को रिजर्वेशन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी मांगे उठ रही हैं उसकी वजह से जो पॉलिसीज वेरियस गवर्नमेंट्स जो आती हैं उनकी तरफ से जो शुरू की जाती है। देखो जी, गवर्नमेंट की हालत तो ये है कि इस वक्त मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट नाम की चीज जो है धीरे धीरे गवर्नेंस तो मार्जिन पर जा रही है। उसका कारण मैं ये समझता हूं कि जो जितना पार्टियां के बेसिस पर गवर्नेंस होती थी, पार्टियां ने खुद, उनकी लीडरशिप ने उनको तोड़ दिया, वर्कर को एक तरफ लगा दिया है और पार्टियों में ताकत रही नहीं। जब पार्टियों में नहीं ताकत, गवर्नेंस से लोगों पर ताकत कहां से आएगी? इस हालात में अब जिस ढंग से सारा देश चल रहा है और हरियाणा भी है, पंजाब भी उसमें इंक्लूड है, उसमें ये लोग सोच रहे हैं कि जाति के नाम पर किसी को बढ़ावा देकर थोड़ी सी वोट ले लो या इस किस्म की सिंपैथी ले लो। तो इस किस्म की जो डिविजिव पॉलिटिक्स है ये देश के लिए घातक है, ये इस रीजन के लिए घातक है, ये जाटों के लिए भी घातक है। आर्या जी, हम ब्रेक जाने से पहले जो प्रोफेसर मंजीत सिंह कह रहे हैं, आप इनके साथ सहमत हैं? हाँ, इनकी बात से मैं सहमत होते हुए कुछ और बात भी इसमें शामिल करूंगा जी। वो ये कहना चाहता हूं मैं कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशंस हैं। हरियाणा में क्योंकि 44 साल पहले हरियाणा का गठन हुआ था और 44 साल में से 40 साल तक जाट मुख्यमंत्री, जाट डीजीपी, और आज तो हरियाणा में डीजीपी, सीएम और जितने भी प्रमुख पद हैं सब बैठे हुए। तो अब हरियाणा में ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग अपने हक ना मांग सकें, उनको कुचलने के लिए, एक जाट लैंड घोषित करने के लिए, किसी का कह दो भाई जाटों का इलाका ये है, जाट इसमें रहेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, वो जाट लैंड डिक्लेयर करने के लिए हो रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं आरक्षण की मांग कर रहे जाटों की। चलते हैं हिसार। सांगवान जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जाटों की जो संख्या है हरियाणा में वो अमूमन 30% के आसपास है और एक दो चीफ मिनिस्टर्स के अलावा वहां पे जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो सारे आप ही के समुदाय से हुए हैं, जाट कम्युनिटी से हुए हैं। तो फिर ये रिजर्वेशन की जो मांग आपके समुदाय की तरफ से उठाई जा रही है, ये क्यों? पहली बात तो मैडम कि हरियाणा में जाट 40% से कम नहीं है। कोई दिखाता है 19% है, कोई 20 दिखाता है, कोई 30 दिखाता है। 1931 में जो सेंसस हुई, ज्वाइंट पंजाब में जाट 73% थे। तो कितने जाट बाहर चले गए यहां से? दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं आरक्षण की, ये मामला संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत के संविधान की धारा 340(1) के मुताबिक केवल 2 शर्त हैं, केवल 2 शर्त है। पहला है सोशली बैकवर्डनेस और दूसरा है एजुकेशनली बैकवर्डनेस। सोशली बैकवर्ड जाट इसलिए है कि जाट कौम का हुक्का पानी उठना बैठना उन किसान जातियों के साथ है जिनको पहले ही भारत सरकार ने पिछड़ी जाति घोषित कर रखा है। अब जाट कितने % है, कम है, ज्यादा है, वो गरीब है, अमीर है, ये कोई सवाल नहीं है। संविधान में इकोनॉमिक कोई कंडीशन नहीं है। हालांकि उसकी डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है उसका है कि उसको जो आर्थिक तौर पर लाभ मिले।
लेकिन सीधे तौर पर ये कोई भी शर्त नहीं है। ये आर्य साहब भी बात कर रहे थे, ये सब इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इनसे पहले संविधान को पढ़े, आर्टिकल 340, 348 और ये सब पढ़े, 16(4), 15(4) ये सब पढ़े हैं, कानून को पढ़े, मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़े और उसके बाद गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट पढ़े, फिर हमसे बात करें। वाहियात की बात करने से कोई फायदा नहीं होता। दहिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 1991 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हुकम सिंह थे, तब जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने जाटों को ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया था। तब भजन लाल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको नहीं लगता कि जो स्टेट लीडरशिप है वहां पे वो खुद ही इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है? हमारे जो हुकम सिंह जी थे उन्होंने जो लागू किया था आरक्षण, तो सरकार जब भजनलाल की आई तो भजनलाल की सरकार ने आते ही उसको कैंसिल कर दिया था। तो वो तो बिश्नोई समाज से थे। बेसिकली आपकी जो कोई भी गवर्नमेंट उसके बाद आई, भजनलाल की गवर्नमेंट आई, उसके बाद बाकी जितनी सरकारें आई वो तो चलो बिश्नोई समाज से थे, लेकिन उसके बाद जाट भी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने भी आपकी डिमांड को सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि जो आपकी स्टेट की अपनी लीडरशिप है, चाहे वो जाट है या नॉन जाट है, वो भी कन्विंस नहीं है आपकी डिमांड के साथ। उनको पता है कि हमारे के ग्रुप से पिछड़ रहे हैं, उन्होंने मानना पड़ेगा जी। ये तो आज हम इतने पिछड़ चुके हैं, उन्होंने मानना पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक सारा ही सत्र हमारा बहुत ही पीछे हो गया है। तो कोई भी, चाहे सीएम आए, चाहे वो इनेलो का है, चाहे वो कांग्रेस का है, सभी को ही मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम मनाएंगे उनको। 1995 में ये डिमांड पहले उठी थी, तो उस टाइम जो हरियाणा जाट सभा ने इशू प्रॉपर्ली शायद टेकअप ही नहीं किया, और इसी वजह से जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस था, उन्होंने आपकी डिमांड रिजेक्ट कर दी थी पहले। आपको नहीं लगता कि इसका मतलब है कि आपकी डिमांड में कुछ मेरिट ही नहीं थी? ऐसा है जी, उस टाइम जाटों ने इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझा। इसी कारण जाटों ने मंडल कमीशन के टाइम भी अपना जो रिप्रेजेंटेशन था वो प्रेजेंटेशन ढंग से तैयार नहीं किया, न पढ़ने की कोशिश की, और ये हमारी जाट कौम की उस टाइम थोड़ा सा लापरवाही है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। सांगवान जी, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कैसे रिजर्वेशन मिली है जाट्स को और हरियाणा में नहीं मिली? वो इसलिए कि राजस्थान के जाटों ने इसके महत्व को समझा और 1992 में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और अक्टूबर 99 में उन्होंने 7 साल आंदोलन करने के बाद, संघर्ष करने के बाद ले लिया। और हरियाणा का जाट सोता रहा, लोगों ने इनको बहकाया कि तुम तो मार्शल हो, तुमको आरसी क्या जरूरत है, तुम्हारा तो चीफ मिनिस्टर है, फलाना है। आज यूपी की चीफ मिनिस्टर हमारी दलित बहन मायावती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी में दलित का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। इस कौम को बहकाया गया सालों साल। अभी भी आर्य साहब बोल रहे थे कि जाट चीफ मिनिस्टर, जाट चीफ, ये कोई कंडीशन नहीं है। सांगवान जी, 1997 में नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस ने रिकमेंड किया था जाटों को बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो आपको नहीं लगता अब ये सेंटर के ऊपर है इस चीज का डिसीजन लेना? जाटों को जो भी मिला है बैकवर्ड कमीशन ने कोई रिकमेंड नहीं किया। मैं आपको बताऊं, सीधा मिला है राजस्थान के जाट को और यूपी के जाट को बगैर आयोग बैठाए रिजर्वेशन दिया गया, उसको ओबीसी स्टेटस मिला। बाकी स्टेटों में उनको आयोग बैठा के मिला, और हरियाणा में भी जो है गुरनाम सिंह आयोग बैठाया गया, 10 जातियों को आरक्षण दिया गया, जिसमें जाट भी शामिल था। करनाल ब्राह्मण सभा का प्रधान राम कुमार गौतम और उप प्रधान राम भारत भूषण शर्मा भजनलाल की सरकार से मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए, 3 याचिकाएं डाली हमारे खिलाफ, और नीचे नीचे एक तरफा मामला करके उसको जो है खत्म कर दिया। जाटों ने ध्यान नहीं दिया। मैं ये पहले बोला हूं, जाट कौम हमारी सोती रही है, खासकर हरियाणा का जाट, और उनको भरमाया गया, हमेशा मूर्ख बना के रखा है। अभी ये बोले थे सारे पुलिस में जाट है, अफसर जाट है, आंकड़े हम देंगे। आर्या जी, उन्होंने कहा है कि मिस्टर आर्या समझ नहीं रहे जो असली इशू है, और उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो संविधान जो देश में लागू किया गया, वो ये कॉपी मेरे पास है, और इसके अंदर जो आर्टिकल 16 है, 16 के सब आर्टिकल 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो आरक्षण है केवल उनको दिया जाए, यानी जो दवाई है मरीज को दी जाए, पहलवान को नहीं। ये जब चैंपियन भी अगर कोई मांगेगा दवाई, कमजोरी की दवाई मांगेगा, तो बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि भाई इस बात की जानकारी करके ही बोलना चाहिए। हमें पूरी जानकारी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि श्वेत पत्र जारी करे हरियाणा सरकार। हरियाणा में
80% नौकरियां चपरासी से लेकर और ऊपर तक जो सरकार भरती है वो सारी की सारी हरियाणा सरकार। लेकिन आर्य साहब अभी जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने अब रिकमेंड कर दिया है कि जाट्स को बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड करना चाहिए। 1997 में शायद जो रिपोर्ट थी उसके बाद उन्होंने ये मान लिया है। ये तो आपको नहीं लगता कि अगर एनसीबीसी ने ये मान लिया है तो अगर ये डिमांड एक्सेप्ट हो जाए तो ऐसी एजिटेशन भी खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी मैं ये समझता हूं कि जब इनकी मांग वहां उन्होंने रिजेक्ट की है तो जरूर उन्होंने ये देखा होगा कि इनको आवश्यकता नहीं है। जो आदमी को आवश्यकता नहीं है तो उसको देना नहीं चाहिए। मेरी राय में हरियाणा में जाट बाद में तो डिमांड शायद मान ली है उन्होंने, एनसीबीसी ने। नहीं, अब तक नहीं मानी। ये सारा जो ड्रामा है इनेक्टमेंट श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं ताकि वो जाटों के एक छत्र मसीहा बन सकें और उनको छोटू राम और उनसे भी बड़ा दर्जा मिल सके, इसीलिए वो संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए। और एक सेकंड में एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाट ओबीसी का दर्जा नहीं चाहते, जाट एक रूलिंग कम्युनिटी का दर्जा चाहते हैं। हरियाणा इस समय दो हिस्सों में बट गया। 35 बिरादरी तो एक गुलाम रूलिंग कम्युनिटी तो ऑलरेडी है, वो नहीं वो दर्जा चाहते हैं इस बात का। वो जो मतलब अब शेर जो है बकरी का सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहता है? प्रोफेसर मंजीत सिंह, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस कि सत्ता में है जाट जो हरियाणा में, लेकिन वो फील करते हैं कि उनको एजुकेशन और जॉब्स में जो मिलनी चाहिए थी फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही हैं। तो आपको लगता है कहीं कि ये शायद रिजर्वेशन रूरल एरियाज के लिए होनी चाहिए? क्योंकि रूरल एरियाज में जो एजुकेशन फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटीज काफी कम है अर्बन एरियाज के। देखो, मैं ये कहता हूं कि रिजर्वेशन की अपनी लिमिटेशंस भी है। हर चीज आप रिजर्वेशन से हल नहीं कर सकते हैं। जो एक किस्म की खास किस्म की बैकवर्डनेस जो पछड़ापन है उसके लिए तो रिजर्वेशन चाहिए थी। ये जो जाटों का रूरल पछड़ापन है तो सारे रूरल को ज्यादा रिसोर्सेज दो। बच्चे जॉब्स में रिजर्वेशन, जॉब्स में जो ओबीसी का जो कोटा मांग रहे हैं, ये जो आर्या जी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट करने से पहले हमारे पास बिल्कुल व्हाइट पेपर होना चाहिए कि किस जाति की कितनी। अब कास्ट सेंसस हो रहा है, उसको फिर अलग कर दिया। नहीं, जो एरियाज गांवों से हैं जहां पे एजुकेशन की, जॉब्स की फैसिलिटीज कम हैं, हाँ, अगर उन लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि काफी जो कास्ट को साइड में रख दिया जाए? रूरल लोगों को रिजर्वेशन एज ए रूरल लोगों को तो वो तो समझ में पड़ती है एज ए रूरल लोगों। आर्या जी, आप क्या कहेंगे रूरल एरियाज के लिए जो गांवों से लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की जाए और कास्ट बेसिस के ऊपर नहीं की जाए? हाँ, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो रूरल एरियाज में है उसमें उन लोगों के लिए रिजर्व की जाए जिनको उसमें हिस्सा नहीं मिला है। मेरा स्टैंड ये है कि रूरल एरिया में भी कोई जाट लड़का हरियाणा में ऐसा नहीं है जो नौकरी कर सकता हो और उसको ना मिली हो। तो सवाल तो मेरा ये है, मैं इसे और ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ जनता का भी और देश का भी, कि हरियाणा में एक विचित्र स्थिति है जिसमें हम दिल्ली में जाके बताते हैं कि हरियाणा में जाटों ने इतना अपना सत्ता और इतनी नौकरियां सब हथिया ली, लोगों को यकीन नहीं आता। वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए हो गया कि 40 साल तक लगातार जो भी यूपी अपना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आया, नीचे जो छोटा कमीशन था नौकरियां देने का या डायरेक्ट भर्ती हो सकती थी, सारी भर्तियां 80% इन्होंने ले ली। तो इनके लिए तो कोई भी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। मैं आर्या जी एक मिनट सांगवान साहब के पास जाना चाह रहा हूं। जी हाँ। सांगवान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रिजर्वेशन जो लोग गांवों से हैं उनके लिए हो जाए जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है कि ये कास्ट बेस, रिलीजन बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये रूरल और अर्बन बेसिस के ऊपर होना चाहिए? गांव में जितनी जातियां, किसान जातियां, दलित जातियां, सब का आरक्षण हो चुका है। और जहां तक आर्य साहब बोल रहे हैं 35 जाति बातें कर रहे हैं, ये स्टूडियो में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। देखो, ये लोग बाज नहीं आएंगे कभी, इन्होंने हमेशा राजनीति करनी है। लोगों ने सच्चाई नहीं बोलेंगे समाज की। 35 जाति पर ठेके लेके बैठ गए, वहां बताओ। हम जाटों की बात कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा जो अभी वो बोल रहे हैं। अब और कितनी रिजर्वेशन देके इनको किस भाषा में वो बोल रहे हैं कि इनको जो अभी थ्रेट दे रहे हैं अभी सामने बैठ के इनको, और वो कल को जब आप रिजर्वेशन करके और एम्पावर करोगे तो इस सोशल फैब्रिक का, हमारी सोसाइटी का क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जो आप रूरल का कह रहे हैं, रूरल कोई होमोजीनियस लॉट नहीं है। वहां लैंडलॉर्ड भी है, शटाला भी बैठा है, हुड्डा भी बैठा है, सारे। तो उनको रिजर्वेशन किस चीज की चाहिए? रूरल में फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए, ना कि रूरल एज ए होल आप रिजर्व करके उसमें क्या कहना चाहते हैं। मुझे जो लगता है कि इकोनॉमिकली, सोशली जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको ट्रिवियलाइज नहीं होने देना चाहिए। जो लोग सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली
बैकवर्ड रहे हैं और जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं उनके लिए रिजर्वेशन का फायदा है, अदरवाइज तो एक बिल्कुल एक अरे जी हमारा समय खत्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकंड में कहना चाहता हूं जी, हरियाणा की समस्या ये है कि जाटों ने जैसे मिर्चपुर में दलितों को जिंदा जला दिया और एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक सैनी समाज के सुभाष सैनी को फांसी में मार दिया, तो ये अपनी ताकत दबदबे के और सत्ता के उस नशे में आकर के ये जो पैंतीस बिरादरी को कुचलना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनको ऐसा ना करें ये, और ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। संविधान ने और देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ेगी सबके लिए, और हम इनका भी इसलिए भला चाहते हैं कि इनका भला इसी में है कि रिजर्वेशन ना मांगे और शांति से अपने काम करते हैं। जी आर्य जी और मंजीत जी, आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांगवान जी और धैया जी, आपका हिसार से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में जाटों को एक प्रभावशाली समुदाय के तौर पर देखा जाता है। जब इस समुदाय से आरक्षण की मांग उठती है तो अजीब लगता है। बहरहाल इस मामले से साफ है कि आरक्षण के मुद्दे को नए सिरे से देखना होगा और इसके लिए बड़े स्तर पर बहस होनी जरूरी है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।